Hello everyone, welcome to our channel Skill eduhub. So we are back with one more session of biology. आज बायो का एक और सेशन लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए, प्लस जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए. लास्ट 2 बायो के सेक्शंस में आपने देखा था, मैंने आपको पढ़ाया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ. एनिमल्स का न्यूट्रिशन पढ़ते पढ़ते हम लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम भी समझ आ गया. सो आज थर्ड सेशन में आपके लिए लेकर आए हैं ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन. ये 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन. सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे दैट व्हाट इज रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन क्या होता है? आपने देखा होगा, आप ऑक्सीजन लेते हैं एंड क्या देते हैं? CO2 देते हैं. तो ये ऑक्सीजन का लेना और CO2 का देना, ये क्या होता है? और रेस्पायरेशन क्या होता है? हम कहते हैं ऑक्सीजन लेना, CO2 देना, दिस इज ब्रीदिंग. यस, डेफिनेटली इट्स ब्रीदिंग, बट ये रेस्पायरेशन भी है. रेस्पायरेशन में देखो क्या होता है, रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग में सिर्फ एक डिफरेंस है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड. जहाँ भी फूड और एनर्जी की बात हो जाती है वो है रेस्पायरेशन. जहाँ फूड एनर्जी की बात ना हो, सिर्फ ऑक्सीजन के लेने की और CO2 के देने की बात हो, वो है हमारा ब्रीदिंग. सो रेस्पायरेशन इज अ मल्टी स्टेप एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन बिटवीन. किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? ग्लूकोज का, जो फाइनली क्या रिलीज कर रहा है हमारे लिए? एनर्जी. ओके, देखो आप यहाँ देख सकते हैं फूड प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ले रहे हैं हम बाहर से और फाइनली हम क्या दे रहे हैं? CO2, वाटर एंड एनर्जी मिल रही है. ओके, अब हमारे अंदर क्या है? सेल्स हैं. तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहाँ होती है? सेल्स के अंदर. तो हमारी रेस्पायरेशन को क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये हमें फाइनली क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है. किस लिए? जिंदा रहने के लिए. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन? देखो मैंने बताया ब्रीदिंग का मतलब ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन लेना एंड CO2 देना, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग. लेकिन रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन CO2 तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या कर रहे हैं आप? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. जैसे कि आपको मैंने इस रिएक्शन में दिखाया था, फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी. नेक्स्ट पॉइंट, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस क्योंकि हम सिर्फ ले रहे हैं और दे रहे हैं. लेकिन जो रेस्पायरेशन है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है क्योंकि फाइनली फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द लंग्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. लेकिन जो रेस्पायरेशन है वो लंग्स के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया को भी इन्वॉल्व करता है. देखो ब्रीदिंग में सिर्फ क्या होती है? इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. और रेस्पायरेशन में ये दोनों के साथ साथ क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. दैट्स क्लियर. अब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं. बाहर से आप क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कहाँ आई है? फाइनली आपके लंग्स में. लंग्स देखो, दीज आर द लंग्स. आपके पास 2 लंग्स होती हैं एंड कवर्ड विद रिब्स. और नीचे इसके क्या होता है? एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है C शेप, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायाफ्रागम. ठीक है, इसको आपने याद रखना है. जैसे ही आप ऑक्सीजन लेते हैं तो आपका जो डायाफ्रागम है वो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. और जो आपकी लंग्स हैं वो क्या होती है? फूल जाती हैं. और जैसे ही आप CO2 छोड़ते हैं, आपकी लंग्स वापसी में क्या देती हैं? CO2 छोड़ती हैं. तो आपका जो डायाफ्रागम होता है वो रिलैक्स हो जाता है एंड ऊपर की तरफ चला जाता है. सो दिस इज इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, जो हम फर्दर स्लाइड्स में भी डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? देखो माइटोकॉन्ड्रिया सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. किस सेल्स के अंदर? ह्यूमन सेल्स के अंदर. और ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट ATP. और क्या करता है? ये सिग्नलिंग करता है. अगर आपको 1 मार्क में आ जाए, इट हेल्प्स इन सिग्नलिंग बिटवीन सेल्स एंड सेल डेथ. इसी प्रोसेस को हम एक और नेम दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस. सिग्नलिंग बिटवीन सेल एंड सेल डेथ कौन हेल्प करता है? माइटोकॉन्ड्रिया. और क्या जनरेट करता है? ये ATP. नेक्स्ट, नाउ वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पायरेशन. ब्रीदिंग मैंने बताया, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन खत्म. रेस्पायरेशन में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन तो होती है, लेकिन साथ साथ अलग टाइप्स भी होती हैं. जनरली जो रेस्पायरेशन होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एरोबिक एंड एनाएरोबिक. ओके, ये चार्ट आपको जरूर याद रखना है. कई बार एग्जाम में यहाँ पे A लिखा आ जाता है, यहाँ पे B आ जाता है, यहाँ C आ जाता है. तो 3 मार्क में इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है क्लास 10th. देखो क्या होता है,
आपकी बॉडी में होता है ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, वो फाइनली साइटोप्लाज्म में आते ही किसमें टूट जाता है, पायरुवेट में। ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था C6H12O6। ये पायरुवेट मीन्स 3 कार्बन में टूट जाता है। अब फर्दर अलग अलग टाइप की रेस्पायरेशन स्टार्ट हो जाती हैं। 2 टाइप्स की मेन होती हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। व्हाट इज एरोबिक, ये पढ़ते हैं। देखो एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होती है, जो ऑक्सीजन इन्वॉल्व करती है, दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पायरेशन। चेक करते हैं, देखो ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म्स gives out 3 कार्बन दैट इज पायरुवेट। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, फाइनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस वाटर प्लस एनर्जी देता है। अपना एग्जाम्पल ही लीजिए, आप खाना खाते हैं, बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, अंदर लेते हैं एंड CO2 फाइनली बाहर देते हैं, साथ साथ रिलीज ऑफ वाटर भी करते हैं एंड आपको क्या मिल रही है, एनर्जी। सो दिस इज एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन एक अच्छा अमाउंट ऑफ एनर्जी बना देता है जो कि ऑर्गेनिज्म यूज करता है एंड फाइनली बाहर क्या देता है, CO2। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन। और मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया को किस लिए जाना जाता है, ATP एंड एपोप्टोसिस के लिए। एपोप्टोसिस मैंने आपको बताया, दिस इज द सिग्नलिंग बिटवीन सेल एंड सेल डेथ के बीच में। सो द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव CO2, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एनारोबिक रेस्पायरेशन। देखो एनारोबिक रेस्पायरेशन होती है एन मीन्स विदाउट, बिना ऑक्सीजन के। सो दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पायरेशन। एनारोबिक रेस्पायरेशन में हमेशा कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं लाइक यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया। आपको पता है बियर वगैरह बनाने के लिए क्या यूज होता है, यीस्ट यूज होता है। सो दिस इज एनारोबिक रेस्पायरेशन। इनको क्या करते हैं, बिना ऑक्सीजन के एक बॉक्स पे फर्मेंट कर देते हैं एंड फाइनली हमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मिल जाती हैं, क्योंकि अगर हम इसको बंद रखेंगे तो ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा। सो दिस इज एनारोबिक रेस्पायरेशन। इनका काम क्या होता है, यीस्ट का, दे ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू इथेनॉल एंड CO2 एंड रिलीज एनर्जी। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट पे हो गया और अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ये हमारी बॉडी की रिएक्शन नहीं हो रही है, हम कहीं बाहर की रिएक्शन बता रहे हैं। जस्ट लाइक फर्मेंटेशन, किसी चीज को पड़े रहने देना, स्टे में रहने देना इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 मीन्स ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट उसमें नहीं हो रहा है, जैसे कि यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया। तो फाइनली हमें क्या दे रहे हैं, इथेनॉल, CO2 प्लस एनर्जी। इथेनॉल हमेशा 2 कार्बन होता है, मिथ इज 1 कार्बन, इथ इज 2 कार्बन। थर्ड जो रिएक्शन होती है दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारी बॉडी में होती है, ये भी एक एनारोबिक की टाइप है। इसमें ऑक्सीजन होता है बट बहुत कम अमाउंट में। तो हमारी बॉडी में जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है तो वो हमेशा कहाँ होता है, मसल सेल में। तो फाइनली वो आपको क्या देता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड इज 3 कार्बन। देखते हैं, sometimes when there is lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for breakdown of pyruvate is taken. Now pyruvate is converted into lactic acid known as 3 carbon with the release of small amount of energy. So what is ATP? ATP की बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ATP को हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं बिकॉज जितनी भी एनर्जी हमारी रेस्पायरेशन के दौरान स्टोर होती है वो कहाँ स्टोर होती है, इन द फॉर्म ऑफ ATP। और इसको ATP को कौन यूज़ करता है, हमारे बॉडी के सेल्स यूज़ करते हैं जैसे ही उनको ज़रूरत पड़ती है। नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होती है ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, जैसे कि ह्यूमंस एक्सचेंज कहाँ से करते हैं, लंग से करते हैं। अंदर क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन एंड बाहर क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सी डिफ्यूजन इज वन ऑफ द कॉमन मेथड जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा परफॉर्म करता है, लेकिन सबके रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। अमीबा फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, अर्थवॉर्म फ्रॉम स्किन, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस फ्रॉम गिल्स, ग्रास हॉपर फ्रॉम स्पारिकल्स एंड ट्रैकिया, ह्यूमंस एंड बर्ड्स फ्रॉम लंग्स। ये भी आपको MCQ में आ जाता है, जैसे कि वो पूछेंगे कि कॉकरोच किससे रेस्पायर करता है, व्हाट इज द रेस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। सो यू हैव टू राइट ट्रैकिया। नेक्स्ट, रेस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th CBSE. इसको बड़े ध्यान से समझना है. देखो ह्यूमन का रेस्पायरेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. जैसे कि ह्यूमन की डाइजेशन प्रोसेस थी, न्यूट्रिशन प्रोसेस थी, वैसे ही इसका रेस्पायरेटरी सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स है. ह्यूमन का रेस्पायरेटरी सिस्टम नोज से स्टार्ट होता है, नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है एंड कहाँ एंड होता है? लंग्स के अंदर एंड होता है. तो मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम इज द नोज, जिसको आप बोलते हैं नेजल पैसेज. देन इज योर ट्रैकिया, दिस इज योर ट्रैकिया, जिसको आप बोलते हैं विंड पाइप. देन इज योर ब्रोंकाई, ये जो आपका नोज है, फाइनली इट गिव्स राइज टू ट्रैकिया, दिस इज योर ट्रैकिया. और ट्रैकिया फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई. ब्रोंकाई फर्दर बहुत सारी स्टेम्स बना देती हैं, किसके अंदर? लंग के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स. सो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम से. ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? नोज से. आप एयर अंदर किससे लेते हैं? नोज से. नोज का ही दूसरा नेम होता है नेजल पैसेज और नेजल कैविटी, वन एंड द सेम थिंग. जब नेजल पैसेज में एयर जाती है, कौन सी एयर जा रही है? ऑक्सीजन जा रही है. तो हमारी नोज में बहुत सारे फाइन हेयर्स एंड म्यूकस प्रेजेंट होते हैं. अब इस एयर का क्या फंक्शन है? ये हमारे नोज के अंदर मीन्स हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर डस्ट पार्टिकल्स और दूसरी इम्प्योरिटीज को ट्रैप कर लेती है वहीं पे और अंदर नहीं भेजती. मीन्स हमारे अंदर कौन सी एयर जा रही है? बिल्कुल क्लीन एयर. और आपको पता है ये वाटरी कर देती है, जो हमारी एयर होती है उसको वाटरी कर देती है. मीन्स सूखी नहीं भेजती, पानी वाली भेजती है. राइट. द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड फेरिंग्स. देखो दिस इज योर नोज पार्ट कॉल्ड नेजल कैविटी एंड दिस इज योर थॉरेक्स पार्ट, थ्रोट पार्ट. अब नेजल कैविटी और थोरेसिक कैविटी इज जॉइंट विद फेरिंग्स. फेरिंग्स के बाद आपको वॉइस बॉक्स दिखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेरिंग्स. इसी वॉइस बॉक्स के पास क्या होता है? ग्लॉटिस. ग्लॉटिस, जिसको आप एपिग्लॉटिस भी बोल देते हैं. ओके. नेक्स्ट स्टेप क्या देखेंगे आप? अब नेजल पैसेज में O2 आ चुकी है एंड फाइनली कहाँ चली गई है? फेरिंग्स. फेरिंग्स से ये कहाँ जाती है? दिस इज योर कोल्ड विंड पाइप, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रैकिया. अब ट्रैकिया के पास देखो, दिस इज योर ट्रैकिया. अब ट्रैकिया में अगर ऑक्सीजन जा रही है तो ये कोलैप्स भी हो सकते हैं, मीन्स आपस में भिड़ भी सकते हैं, बट ये कोलैप्स नहीं होते बिकॉज आर ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय द रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन्स. इसके पास रिंग्स हैं सॉफ्ट बोन की. देखो, ये देख रहे हैं आप, रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन. इसको हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. ये 1 मार्क में क्वेश्चन जरूर आता है. ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 को कोलैप्स नहीं करवाता. व्हाट? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन ट्रैकिया. ओके. नाउ द ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक एंड डिवाइड्स इनटू द स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड. ये जो ट्रैकिया है ये 2 ट्यूब्स में बन चुका है, जिसको हमने क्या बोला है? ब्रोंकाई. अब ब्रोंकाई किससे लिंक्ड है? 2 लंग्स से. और लंग्स किससे कवर्ड होती हैं? हमारी रिब्स से. दीज आर द रिब्स. ओके. ये लंग्स कवर्ड है हमारी रिब से. द ब्रोंकाई आर कनेक्टेड द 2 लंग्स. 2 लंग्स से कनेक्टेड हो गई हैं. और लंग्स के नीचे हमारे पास एक C सेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायाफ्रागम. दिस इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी. ईच ब्रोंकस मीन्स हर एक ब्रोंकाई इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेम्स. बहुत सारी स्टेम्स में डिवाइड हो चुका है. इस स्टेम्स को क्या बोलते हैं हम? ब्रोंकियोल्स. These are the small tubes called bronchioles. अब ये जो bronchioles है, suppose this is our bronchi, it is divided into stem-like structure called bronchioles. इनके पास लास्ट में ना एक sac-like structure होता है. sac-like structure होता है मीन छोटे छोटे पाउचेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं alveoli. और alveoli में ही फाइनल गैसियस एक्सचेंज होता है. मीन्स हम बाहर से क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन. और एल्वियोलाई हमें बॉडी की दूसरे सिस्टम से क्या ला के दे रही है? फाइनली CO2, जो हम बाहर दे रहे हैं. अब क्या होता है? एल्वियोलाई के वॉल्स पे बहुत थिन ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो कि ऑक्सीजन को पूरे ब्लड में फैला लेती हैं और CO2 उसी ब्लड से वापस दे देती हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन? देखो क्या होता है, जब भी आप ब्रीथ इन करते हैं
हमारी जो रिब्स होती हैं और हमारा जो डायाफ्राम होता है वो फ्लैटन हो जाता है। मीन्स जो रिब केज मैंने आपको बताया था, जो कहाँ प्रेजेंट है, लंग्स की कवरिंग पे प्रेजेंट है, जो लंग्स को बचा के रखता है। और जो चेस्ट कैविटी है ये एक्सपैंड हो जाती है। सपोज आप सांस ले रहे हैं तो आपकी चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी, मीन्स लार्ज बन जाएगी। और क्या होता है, जो एयर होती है दैट इज सक्ड इनटू द लंग्स, और जो आपकी लंग्स के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई, उसमें क्या फिल हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फिल हो गया, वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रेवल कर जाएगा। एज द ब्लड passes through the tissue of the body, the oxygen present diffuses into the cells. अब ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गया सेल में, the oxygen combines with the digested food present in the cell to release energy. यहाँ रेस्पायरेशन का प्रोसेस भी हो गया है। अब क्या होता है, CO2 गैस इज प्रोड्यूस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। आपको पता है CO2 क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट। किसका वेस्ट प्रोडक्ट है, रेस्पायरेशन का। तो अब CO2 भी डिफ्यूज हो जाएगा ब्लड में। अब ब्लड सारी बॉडी का CO2 कहाँ लाके दे रही है, लंग्स को, और लंग्स फाइनली बाहर भेज रही है CO2। ये CO2 एल्वियोलाई ने नहीं बनाई है, किसने बनाई है, ब्लड कैपिलरीज नहीं बनाई है, जो पूरी हमारी बॉडी के टिश्यूज से वापस लेकर आ रही है। वापस भी कहाँ आई है, आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई में वापस आई है, एंड एल्वियोलाई उस CO2 को अब बाहर भेज रहे हैं। अब CO2 को जब बाहर भेजेगा तो जो लंग्स हैं वो ओरिजिनल वॉल्यूम में पहुंच जाएंगी, एंड जो आपका डायाफ्राम है वो कंट्रैक्ट की जगह क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, एंड ऊपर को रेज हो जाएगा। यहाँ पे फ्लैटन हो जाता है एंड यहाँ पे रेज हो जाता है। सो व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर, द डायाफ्राम एंड मसल अटैच टू द रिब्स रिलैक्स, ड्यू टू विच आवर चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम स्मॉलर। इंस्टेड ऑफ लार्ज वो स्मॉल बन जाती है। ओके, नाउ अब उसी पाथवे से, ट्रेकिया से, नोज से हमारी आउट रिलीज हो जाती है क्या, CO2। नाउ वी हैव टू नोट वन थिंग, दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल, जब हमारी ब्रीदिंग साइकिल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन चल रही होती है, तब हमारी एल्वियोलाई में कुछ ऑक्सीजन एंड कुछ CO2 जरूर प्रेजेंट होती है ताकि हम जिंदा रहें। दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम, इट इज प्रेजेंट इन आवर लंग्स so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for CO2 to be released. CO2 is more soluble in water than oxygen, so it is mostly transported in the dissolved form in our blood. Next, what is rate of breathing? You know, the process of breathing pumps in oxygen into our body and removes CO2. अंदर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, बाहर क्या जा रहा है, CO2। ब्रीदिंग इज इनवॉलंटरी एक्शन, लेकिन जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है वो हमारा किससे कंट्रोल होता है, ब्रेन से। मीन्स आप ब्रीदिंग को स्टॉप भी कर सकते हैं। सपोज आपने अपना सांस रोका, ब्रीदिंग भी रुक जाएगी। द एवरेज ब्रीदिंग रेट इन एडल्ट मैन एट रेस्ट इज अबाउट 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। ये आपको 1 मार्क में MCQ में क्वेश्चन आ जाता है। कॉम्पिटिशन में भी ये बहुत रिपीट होता है। This breathing rate increases with the increased physical activity. Suppose आप रनिंग कर रहे हैं, आपको सांस चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, एंड ब्रीदिंग रेट हमारा उस टाइम डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है। ये भी आपको MCQ में क्वेश्चन जरूर होता है। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन। HB पिगमेंट जरूर होता है। क्यों, मैंने आपको बताया जो ऑक्सीजन है वो फाइनली किससे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हमारी ब्लड वेसल से। अब ब्लड वेसल्स में फाइनली क्या है, HB है, मीन्स ब्लड है। नॉर्मल रेंज ऑफ HB of the blood of a healthy adult person is from 12 to 18 grams per deciliter of blood. Deficiency of hemoglobin, अगर HB की डेफिशिएंसी हुई, और HB किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो हमें सांस आने की भी प्रॉब्लम हो जाती है। सांस आने की प्रॉब्लम हुई तो रेस्पिरेशन नहीं होगी, मीन्स एनर्जी भी नहीं मिलेगी। सो दिस वॉज द सेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन। आपको कोई भी डाउट होगा आप कभी भी ले सकते हैं मुझसे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़रूर वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।